बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशीर मेमन के इंटरव्यू और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। इस पूरे प्लांटेड इंटरव्यू के पीछे असल किरदार किसका था, क्या मकासद हैं और नून लीग ने किस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा के केस से तवज्जो हटाने के लिए ये सारा ड्रामा प्लांट किया, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दो बड़ी अहम खबरें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के लिए। देखें, जब कोविड आया तो बड़ी तनकीद हुई कि देखें जनाब, आप तो दिफा के ऊपर इतना भारी भरकम बजट लगा देते हैं। अब आकर एहसास हुआ कि टैंक और मिज़ाइलों से ज़्यादा अहम वेंटिलेटर्स हैं। टैंक और मिज़ाइलों से ज़्यादा अहमियत कोविड वैक्सीन की है। दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन के ऊपर तहकीक की और वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, चीन और रूस सरे फहरिस्त हैं। जबकि भारत ने जो वैक्सीन बनाई उसमें भारत की अपनी कोई तहकीक शामिल नहीं थी। ये सारी तहकीक बरतानिया की थी, ऑक्सफर्ड की थी, और उन्होंने अपनी रिसर्च शेयर की, उन्होंने अपनी टेक्निकलिटीज़ शेयर की, और भारत ने वो जो मेड इन यूके पेटेंट, यानी कि यूके की अपनी जो कोविड वैक्सीन की इजाद है, उसको जस्ट प्रोड्यूस किया और बड़ी वाह वाह हुई भारत की। लेकिन आज पाकिस्तान ने भी इस हवाले से बड़ी अहम कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने आज कोविड वैक्सीन बनाने का दावा किया है और इस वैक्सीन को WHO ने अप्रूव कर दिया है, और ये आलमी म्यार के मुताबिक वैक्सीन है। ये चीन की मावनत से तैयार की गई मेड इन पाकिस्तान वैक्सीन, और चंद हफ्तों के अंदर करोड़ों वायल्स इसकी पाकिस्तान में तैयार कर ली जाएंगी। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी होगी, बल्कि खित्ते के जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उनको भी पाकिस्तान ये कोविड वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा। चूँकि ये सारी रिसर्च और इसमें टेक्निकल जो सपोर्ट थी वो चीन की थी। हमने जस्ट आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि चीन ने हमें फार्मूला दिया, उस फार्मूले के मुताबिक हमने वैक्सीन तैयार कर ली है। ख़ाम माल भी चीन ने ही प्रोवाइड किया, और चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये वैक्सीन बड़ी तादाद में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान दोस्त इस्लामी ममालिक को भी एक्सपोर्ट करेगा और खित्ते के ममालिक को भी एक्सपोर्ट करेगा। इसी हवाले से एक दूसरी बड़ी अहम खबर, आज पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंसदानों ने आलमी म्यार के वेंटिलेटर्स ईजाद कर लिए हैं। उनको आज ड्रैब की जानिब से अप्रूव कर दिया गया है, और लाहौर के सर्विसेज और जनरल अस्पताल में उन वेंटिलेटर्स का कामयाब तजर्बा भी किया गया। और शिबली फराज साहब, जो इससे पहले वेंटिलेटर्स के ऊपर तनकीद कर चुके हैं कि वो आलमी म्यार के मुताबिक नहीं थे, आज उन्होंने भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के साइंसदानों की जो तैयार करदा वेंटिलेटर्स हैं उस पर इजहार इत्मीनान किया है और खराज तहसीन पेश किया है, और ये कहा है कि ये वेंटिलेटर 100% आलमी म्यार के मुताबिक हैं। हमने इंटरनेशनल कंपनीज से भी इनका स्टैंडर्ड चेक करवाया, और बहुत जल्द पाकिस्तान हज़ारों की तादाद में ये वेंटिलेटर्स खुद प्रोड्यूस करेगा। अब बड़ा शोर मच रहा है बशीर मेमन साहब के इंटरव्यू पर। शाहजेब खानज़ादा को उन्होंने इंटरव्यू दिया, इससे पहले वो एक यूट्यूब चैनल पर मतिउल्लाह जान को इंटरव्यू दे चुके हैं, और वही इल्ज़ामात जो पहले वो यूट्यूब चैनल पर उन्होंने लगाए, वही इल्ज़ामात उन्होंने शाहजेब खानज़ादा के इंटरव्यू में दोहराए। अब देखें, इल्ज़ामात बिल्कुल वही हैं, और अगर इस पूरे मामले का तज्ज़िया किया जाए, एक तो आप पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के एंकर्स को देख लें, उनका वतीरा होता है, उनकी ये आदत होती है कि चाहे वो हुकूमत का कोई नुमाइंदा हो, चाहे वो अपोजिशन का कोई नुमाइंदा हो, उनको बात मुकम्मल करने से पहले अगला सवाल ठोक दिया जाता है, बार बार उनकी बात टोकी जाती है। लेकिन बशीर मेमन का इंटरव्यू एक लाडले बच्चे की तरह किया गया। शाहजेब खानज़ादा साहब तो बल्कि बड़े मशहूर हैं बात टोकने में और अपने अल्फाज अपने मेहमान के मुंह में डालने में, और जवाब मुकम्मल होने से पहले अगला सवाल मज़ाइल की तरह दागने में। लेकिन बड़े नरमी के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ, एक मासूम बच्चे की तरह उनको बिठाकर उनसे इंटरव्यू किया गया। बार बार उनको उकसाया जाता रहा कि अच्छा चलें वो बात तो बताएं, चलें अच्छा ये वो वाली बात भी बताएं। और चूँकि इन सारे इल्ज़ामात की तरदीद आ चुकी है
जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने नोटिस भिजवाने का भी आज फ़ैसला किया है और उन्होंने वाज़े तौर पर तरदीद की है कि जो बशीर मेमन ने इल्ज़ामात लगाए कि वज़ीर आज़म ने मुझे बुलाकर काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का कहा, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने का कहा। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने सऊदी अरब की मिसाल दी कि देखें मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह करप्ट लोगों को उठाकर गिरफ़्तार किया, उनसे करप्शन का, चोरी का पैसा निकलवाया, हम भी इस तरह कर सकते हैं। तो मैंने जवाब दिया कि जनाब वो तो बादशाहत है, यहाँ पर जमहूरियत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उन्होंने नैब के किसी बंदे को फ़ोन किया और कहा कि देखें जनाब मेरे एक फ़ोन पर शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो गए और उसके बाद इस तरह के और बहुत सारे इल्ज़ामात। अब देखें ये बशीर मेमन साहब जो हैं उनकी सर्विस का बहुत बड़ा हिस्सा सिंध में गुजरा है। आप कह सकते हैं 90% हिस्सा, 90% सर्विस उन्होंने सिंध में की है और पंजाब में बड़ी कम सर्विस की है। इनका ताल्लुक़ भी सिंध से है और साकिब निसार साहब के दौर में ये साकिब निसार के बड़े चहेते अफसर थे, बड़े करीब थे और बड़ी जो अहम इंक्वायरीज़ होती थी वो साकिब निसार साहब बशीर मेमन के ज़ुम्मे लगाते थे और हर वक्त ये सुप्रीम कोर्ट में पाए जाते थे। और उस ही दौर में आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जेली अकाउंट्स के सारे मुकदमात बशीर मेमन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बनाए और उसके अलावा भी बहुत सारे मुकदमात बनाए। उस वक्त बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए एक डरावना ख्वाब की हैसियत रखते थे और बड़ा खौफ था इनसे और इनसे बड़ा कोई जल्लाद, इनसे बड़ा जालिम नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कोई भी नहीं था। इनकी अपनी सर्विस के दौरान आसिफ अली जरदारी से भी दुश्मनी हुई। नून लीग के दौरे हुकूमत में नवाज़ शरीफ के फिर बड़ा करीब रहे। नवाज़ शरीफ ने इनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा और जरदारी के अताब से और उसके इंतकाम से बचाया। और उसके अलावा भी बहुत सारी इनकी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैं इनके एक सीनियर से इंशाल्लाह बहुत जल्द एक इंटरव्यू के अंदर सारी चीज़ें एक्सपोज़ करूँगा। अब कुछ सवालात हैं। देखें बशीर मेमन साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए, मेरी नज़र में वो इल्ज़ामात नहीं, वो एतराफ़ है और ये एतराफ़ अगर किसी सिविलाइज सोसाइटी में, किसी महज़िब मुल्क में कोई अफसर करता तो अब तक शायद अवामी तनकीद के बाद वो गलगोटू लेकर ख़ुदकशी कर चुका होता। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर 40-50 साल की सर्विस के दौरान हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के बाबू हैं वो फ़िरौनियत दिखाते हैं, वो इदारों को तबाह बर्बाद करते हैं, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करते हैं, आम लोगों के लिए वो एक फ़िरौन की हैसियत रखते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अचानक उनका ज़मीर जाग जाता है, रिटायरमेंट के बाद अचानक उनकी ईमानदारी जाग जाती है, पाकिस्तानियत जाग जाती है। देखिए दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोई ब्यूरोक्रेट चीफ़ एग्जेक्टिव के इन अहकामात या कि आप कौमी चोरों को पकड़ें, आप मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, आप मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर हाथ डालें, अगर कोई महज़िब मुल्क जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया या हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में ही कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान या रियासत के वज़ीर आज़म के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करता और डट के कहता नहीं जी मैं कौमी चोरों को नहीं पकड़ूंगा, तो अब तक उसका अंजाम शायद पूरी दुनिया देख चुकी होती। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर बड़े धड़ल्ले से और बड़ी मुनाफ़कत से और बड़ी ढिठाई से, बड़ी बेशर्मी से, बड़ी बग़ैरती से डंके की चोट पर एतराफ़ किया जाता है कि मुझे कौमी चोरों के ख़िलाफ़, मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया गया लेकिन मैं डट गया। अब आप दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या शहबाज शरीफ का मुश्ताक चीनी से ताल्लुक़ नहीं है? क्या शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की? क्या शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की? क्या शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उसकी अपनी कंपनी के उसके दस्ते रास्त वादा माफ़ गवाह नहीं बने? क्या शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात हैं उनमें सच्चाई नहीं है? क्या शहबाज शरीफ के असासे हज़ारों गुना नहीं बढ़े? क्या शहबाज शरीफ ने माल नहीं बनाया? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो आप समझ जाएं कि इस सारे खेल के पीछे कौन है। और देखें कि इंटरव्यू होने के ठीक आधे घंटे के बाद मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और नून लीग वालों ने पूरा एक ट्रेंड बनाया
और इस मामले को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कौम खुद फैसला करे कि इस तरह के लोग किसी इज़्ज़त के लायक हैं, इस तरह के लोगों का क्या एहतसाब नहीं होना चाहिए, क्या ब्यूरोक्रेसी में बैठे इन दगड़ दल्लों पर हाथ नहीं डालना चाहिए जो रिफॉर्म्स की आड़ में, रिफॉर्म्स के रास्ते में, जो करप्शन के रास्ते में, करप्शन पकड़ने वाले चोरों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान की नाकामी में, इमरान खान के डिलीवर ना करने में 90% किरदार ब्यूरोक्रेसी के इन दगड़ दल्लों का है। और इमरान खान को चाहिए अपोजिशन से तवज्जो हटाकर एक मरतबा ये बशीर मेमन जैसे कोई 150 दगड़ दल्ले पकड़े और इनको निशाने इबरत बनाए और उसके बाद अपनी रिफॉर्म शुरू करे। देखें कैसे रिफॉर्म्स नहीं आती। बहरहाल ये सारा मामला बशीर मेमन का, जो कल तक एक गाली की हैसियत रखते थे नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, एक डरावना ख्वाब थे, आज वो इनके नए अब्बू बन गए हैं, इनकलाबियों के भी नए अब्बू बन गए हैं। आज अचानक से उनका ज़मीर जाग गया है। ये सारा मामला सिर्फ़ और सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा के केसेस को, काजी फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट पर होने वाली तनकीद को डाइवर्ट करने के लिए खेला गया। मज़ीद भी जैसे ही इस इशू के ऊपर कोई अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।